वर्तमान समय में पूरी दुनिया का माहौल बेहद अस्थिर हो चुका है। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार होता है। ये एक काम अच्छा किया कि रूस के साथ दोस्ती करके उनसे तेल लाने लगा। कि क्या सच में भारत के पास इस स्थिति को निपटने की कोई रणनीति है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% जो कच्चा तेल होता है वो विदेश से आयात करता है, तो भारत पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कि भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अलग अलग देशों में बांट दिया कि उसके लिए अभी भी यह रास्ता खुला ही है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से भारत को अरबों डॉलर का बचत हुआ। और अभी हम लोग 260 मिलियन टन प्रतिवर्ष इसको रिफाइन कर रहे हैं, यानी वैश्विक बाजार से कच्चा तेल आना ही बंद हो गया, किसी वजह से रुक गया। तो भारत कुछ तैयारी कर रखा है या नहीं? एलपीजी गैस की किल्लत हो चुकी है, लोगों को रसोई गैस अब आसानी से नहीं मिल रहा है, और इस मामले को हवा देने का काम हमारे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी किया। कुछ जगहों पर लॉजिस्टिक्स की को लेकर के चुनौती आ रही है। भारत के अंदर विपक्षी नेताओं के पेट में जबरदस्त मरोड़ उठी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो सब जगह युद्ध चल रहा है तो भारत में संकट क्यों नहीं आ रहा है, मतलब वो इंतजार कर रहे थे। आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो युद्ध चल ही रहा है। कच्चा तेल $100 के पार कर चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हो चुका है। इतना सब हो रहा है, फिर भी भारत में ऊर्जा संकट नहीं आया। क्यों? आज हम इसी मामले को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कश्यप और आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पण न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वर्तमान समय में पूरी दुनिया का माहौल बेहद अस्थिर हो चुका है। यूरोप में रशिया यूक्रेन का वार अभी भी जारी है। वहीं फरवरी 2026 से शुरू हुआ इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो पूरा पश्चिम एशिया को इस लड़ाई में झोंक दिया है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को पहले ही मार गिराया है। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस रास्ते को बंद भी कर दिया तो फर्क क्या पड़ता है? तो सबसे पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार होता है, और जैसे ये रास्ता बंद होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भारी दबाव में आ जाएगा और तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी। और इसका नतीजा अभी ये देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी। इनमें से कुछ एशियाई देश भी शामिल हैं, जैसे कि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान। ये सारे देश प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज से उनका ज़्यादातर तेल आता है, हमारा भारत का भी आता है। भारत ने पहले से ही एक काम अच्छा किया कि रूस के साथ दोस्ती करके उनसे तेल लाने लगा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया संकट युद्ध की बात कर रही है तो भारत अपेक्षाकृत स्थिर कैसे बना हुआ है? और दूसरा सवाल है कि क्या सच में भारत के पास इस स्थिति को निपटने की कोई रणनीति है, जैसा कि कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इनके पास है ही नहीं। तो थोड़ा इसको सरल तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता का देश है, लेकिन भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% जो कच्चा तेल होता है वो विदेश से आयात करता है। इसका मतलब साफ है कि अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है तो तेल की आपूर्ति में संकट आएगा तो भारत पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा में बहुत बढ़िया फेरबदल किया है। करीब 10-12 साल पहले की बात करें तो लगभग 27 देश से कच्चा तेल खरीदता था भारत, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 40 देशों तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अलग अलग देशों में बांट दिया। यानी अगर किसी एक क्षेत्र में संकट आ भी जाता है तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे। जैसे पश्चिम एशिया में अभी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद भारत की ईंधन आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि भले ही दूसरे देशों के लिए इस रास्ते से ईंधन आपूर्ति में बाधा हो रही है, लेकिन भारत की विदेश नीति इतनी कारगर साबित हुई कि उसके लिए अभी भी यह रास्ता खुला ही है। और इसके बावजूद भारत ने पहले से ही एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि इस रास्ते पर वो पूरी तरह से निर्भर न रहे। पहले की बात करें तो 50 से 60% जो तेल था ना भारत का, वो इसी रास्ते से आया करता था और बाकी अलग अलग देशों से आता था। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अब भारत ने जो नीति अपनाई है, अब उस नीति के अनुसार जो 40 देशों से मंगवा रहे हैं, अब सिर्फ 30% तेल ही इस रास्ते से आता है। बाकी 70% जो तेल है वो कई जगहों से आता है, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया, वेनेजुएला हो गया,
और इन सब जगहों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर चुकी है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। वो चर्चा है रूस से तेल खरीदने को लेकर। वर्ष 2021 की बात करें तो रसिया से भारत जो है मात्र 2% तेल लेता था। अभी 25 में लगभग 30% ले लिया है और 26 में ये कम होकर के 19% हो गया है। इसका कारण यह है कि गल्फ देश के साथ में भारत का आयात और भी बढ़ गया। इन सब में अच्छी बात यह है कि रूस से मिलने वाला जो तेल था ना, वो भारत को बहुत ही डिस्काउंट कीमत पे मिलता था, जिसकी वजह से भारत को अरबों डॉलर का बचत हुआ। और ये पैसा किसका था? हमारे देश की जनता का, हमारा। और यहीं भारत ने साफ संदेश दिया कि उसकी ऊर्जा जो नीति है वो किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने नागरिकों के हित में तय होगी। अमेरिका दबाव डालना ही चाह रहा था। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे और उसको समझना होगा। भारत सिर्फ कच्चा तेल खरीदता नहीं है, उसको रिफाइन भी करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत लगभग 40 देशों से तेल लेने लगा है। माने ऐसा है कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं कहीं से तो हर जगह से सेम तेल तो मिलता नहीं है, एक ही जैसा तेल मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ लाकर उसे रिफाइन करना होगा। तो भारत ने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी रिफाइनिंग व्यवस्था शुरू कर दी है कि जो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनिंग क्षेत्र बन गया। अभी हम लोग 260 मिलियन टन प्रतिवर्ष इसको रिफाइन कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हो गया कि हम अलग अलग प्रकार के तेल को प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी देश से आ रहा है वो हम सारे के सारे तेलों को उसको ठीक कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। कहीं से भी आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम हर एक तेल को रिफाइन करने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक वैश्विक आपूर्ति अगर रुक जाए तो क्या होगा? यानी वैश्विक बाजार से कच्चा तेल आना ही बंद हो गया, किसी वजह से रुक गया, तो भारत कुछ तैयारी कर रखा है या नहीं? इसका सीधा जवाब ये है कि इस तरह की समस्या आने से पहले भारत ने अपनी तैयारी बढ़िया से किया है, बहुत अच्छे से कर लिया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार भी बनाया है। ये भंडार मुख्य रूप से विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है और पांडुर में स्थित है। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो 5.3 मिलियन टन इसकी क्षमता है। इसका मतलब कि अचानक वैश्विक आपूर्ति पर कोई बाधा आ जाता है तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो भारत के पास अभी 25 दिनों का क्रूड रिजर्व है और 25 दिनों का फ्यूल स्टॉक मौजूद है। यानी कुल मिलाकर करीब 50 दिनों की व्यवस्था हमने पहले से तैयार कर रखी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक अन्य देशों के मुकाबले भारत की सप्लाई नहीं रुकी है। दूसरी तरफ अभी हाल के दिनों में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर के बेहद चर्चा हो रही है। कहा जाने लगा कि देश में एलपीजी गैस की किल्लत हो चुकी है, लोगों को रसोई गैस अब आसानी से नहीं मिल रहा है। इस मामले पर कुछ विपक्षी नेताओं ने भी आरोप लगाया कि भारत में एलपीजी गैस की भारी कमी होने वाली है, सरकार इसे छिपा रही है और इस मामले को हवा देने का काम हमारे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी किया। कुछ लोगों ने इसे आम लोगों की रसोई से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ओर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन आरोपों का एकदम सटीक और स्पष्ट जवाब दिया। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय के अनुसार भारत के पास पर्याप्त एलपीजी स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति श्रृंखला पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि वैश्विक तनाव के कारण कुछ जगहों पर लॉजिस्टिक्स को लेकर के चुनौती आ रही है, लेकिन ये बहुत दिनों का नहीं है, कुछ दिनों की कहानी है। लेकिन किसी बड़े संकट की स्थिति अभी नहीं बनने वाली है। लॉजिस्टिक्स समस्या का मतलब यह नहीं हो गया कि दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है इसलिए हमें गैस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां से गैस सिलेंडर हमें उठाना है और जहां पहुंचाना है, इन बीचों के बीच मतलब सप्लाई चेन में कुछ समस्या आ रही है। इसको युद्ध के असर के तौर पर न देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारी आंकड़ों और पेट्रोलियम मंत्रालय के हाल के बयानों को अगर गौर किया जाए तो भारत ने घरेलू गैस जो एलपीजी कहते हैं उसके उत्पादन में बड़ी अच्छी बढ़ोतरी की है और उत्पादन में लगभग 28% का बढ़ोतरी हुआ है, जो घरों की सप्लाई को सुरक्षित रखने में सक्षम है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि इसको लेकर के और युद्ध को लेकर के कोई पैनिक बुकिंग ना करे, नहीं तो सप्लाई चेन में थोड़ी सी बाधा आएगी और आपको समस्या आएगा। आपको एक बात और बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी के आयातों को भी भारत सरकार ने बढ़ाया है और घरेलू स्टोरेज क्षमता को भी मजबूत किया है। यही कारण है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में रसोई गैस की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। इन सब के बावजूद भारत के अंदर विपक्षी नेताओं के पेट में जबरदस्त मरोड़ उठी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो सब जगह युद्ध चल रहा है तो भारत में संकट क्यों नहीं आ रहा है, मतलब वो इंतजार कर रहे थे। इसी बात का दुख उन्हें सताया जा रहा है। जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के
मुख्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं का समय समय पर सरकार की ऊर्जा नीति और विदेश नीति पर सवाल उठना बड़ा अजीब लगता है। हालांकि सवाल उठना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। उन्होंने उठाया, अच्छा काम किया। कई बार छोटी समस्याओं को इस तरह से पेश किया जाता है ना, जैसे कि देश में बहुत बड़ा संकट आ गया, जबकि वास्तविकता यह है कि ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक भंडार और अलग अलग देशों से आयात जैसी नीतियां यही दिखा रहा है कि भारत ने पहले से तैयारी कर रखी है। इसके साथ ही एक बात और बता दें कि 2026 का जो बजट आया था उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर 24% की बढ़ोतरी हुई और न्यूक्लियर पावर पर भी ज़्यादा ध्यान देने की योजना बनाई गई है। अंत में एक बात समझना बेहद जरूरी है, दुनिया आज अस्थिर दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे समय पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर समाज एकजुट रहे। राजनीतिक बहस भी जरूरी है, लेकिन डर का माहौल बनाना सही राजनीति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर कभी कोई वास्तविक संकट आ जाता है तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता की एकता होगी। और इतिहास गवाह है कि भारत के लोग जब जब साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट जरूर बताइएगा। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।